हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी। 1800 में हमारे पास 31 एलिमेंट थे। उसके बाद 1865 में हमारे पास थे 63 एलिमेंट और आज के प्रेजेंट डेट में हमारे पास है 118 एलिमेंट्स। सो इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम इन सबको इस तरीके से अरेंज करें कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रख दे और जो दूसरे टाइप की सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रख दे, सो हम एक एलिमेंट को भी स्टडी करेंगे तो हम सबकी प्रॉपर्टी ईजिली पता कर सकते हैं। सो इसलिए हम इनको अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। सो अब देख लेते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसको हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। आपको शायद याद होगा डोबी-रेनियर्स ट्रायड, मेंडलीव्स लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, इन सब के बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आइडिया था वो जॉन डोबी-रेनियर का था। उन्होंने नोटिस किया कि जब हम एलिमेंट्स को थ्री पार्ट्स में ग्रुप करते हैं तो जो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है वो उन दोनों के एटॉमिक वेट के हाफ होता है। इन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। इनका एक ट्रायड है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 और पोटेशियम का है 39 और उनके बीच में है सोडियम। पोटेशियम का वेट प्लस लिथियम का वेट कितना होता है 46 और 46 का हाफ करेंगे तो 23 और ये सोडियम के परफेक्ट इक्वल आ रहा है। और सिर्फ एटॉमिक वेट इनका सेम जैसा नहीं था, जो बीच वाले एलिमेंट थी उसकी प्रॉपर्टीज अपने साइड वाले एलिमेंट्स से मेल भी खाती थी और इसी को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ट्रायड्स। लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए काम करता है। 1800 में जॉन डोबी-रेनियर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट 1862 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नेम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था लेकिन इनका जो था वो उतना पॉपुलर नहीं हो सका। उसके बाद नेक्स्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन 1865 उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया था, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाले एलिमेंट के जैसी होती है। मीन्स हर एक 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करती है। एवरी 8th एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जिस तरीके से म्यूजिक के ऑक्टेट्स रिपीट करते हैं ना सारे गा मा पा, उसी तरीके से इन्होंने इस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया था। लेकिन ये वाला वो भी फेल हो गया क्योंकि ये जो लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक काम करता था। उसके बाद के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती थी। उस समय तो इनके काम को कोई सराहना नहीं मिली, लेकिन फिर इनको 1887 में इन्हें अवार्ड किया गया। अब करते हैं आज के पीरियोडिक टेबल की बात। जो आज की पीरियोडिक टेबल है इसके जो इंस्पिरेशन थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ली गई थी। आज की जो पीरियोडिक टेबल है इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का भी है। सो इन्होंने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज करें तो कुछ इंटरवल के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो रिपीट करती हैं। इन्होंने एक लॉ भी दिया था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। इन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया था, जिस तरीके से आज की पीरियोडिक टेबल में भी अरेंज्ड है। उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के रूप में उनको रखा हुआ था और वो देख रहे थे कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो सेम वर्टिकल कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे लॉथर मेयर, उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था, लेकिन उनका जो वर्क था वो मेंडलीव से पहले पब्लिश नहीं हो पाया। और जो लॉथर मेयर की जो पीरियोडिक टेबल थी उससे ज़्यादा इलेबोरेटेड थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब मेंडलीव को पता चला कि जिस तरीके से वो एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के फॉर्म में उन्हें रख रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच नहीं कर रही है, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऊपर नीचे करके रख दिया और उन्हें लगा कि एटॉमिक वेट्स की मेजरमेंट गलत होगी और उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी मैच करने में ध्यान दिया। इसका एक एग्जांपल भी है, जो आयोडीन है उसका एटॉमिक वेट कम है लेकिन उसको जो मेंडलीव है उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप में रखा था क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उस ग्रुप से मैच करती थी। ये तो इनकी टेबल का एक लूप होल है, लेकिन इनकी टेबल का एक प्लस पॉइंट भी है जिसकी वजह से इतना बड़ा हिट हुआ। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, और उस गैप को इन्होंने नाम दिया था एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएंगे और उन्होंने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी गेस कर ली थी और वहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम फिट हुए और इन्होंने जो कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की थी वो भी सही निकली। इनके पीरियोडिक टेबल के इतने बड़ा हिट होने का कारण ये भी है कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया था, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी थे क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को सेम करने में ध्यान दिया, उनके एटॉमिक वेट्स को अरेंज करने में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ सेम डिफरेंट वेट्स वाले एलिमेंट्स को भी सेम ग्रुप में डाला हुआ था। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गई। उसके बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि सबसे पहला वाला कि इन्होंने एटॉमिक वेट्स पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा अब से प्रॉपर्टीज़ मैच कर लेता क्योंकि मेजरमेंट गलत भी हो सकती है। सो एक वो था, एक के लिए हाइड्रोजन को लोकेट नहीं कर पाए थे। और जब बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को वायलेट कर रहे थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंट एटॉमिक वेट होता है लेकिन सेम एटॉमिक नंबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ उनको अलग अलग प्लेस देनी चाहिए, लेकिन आइसोटोप्स के लिए तो उसमें कोई जगह ही नहीं थी। सो ये थे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के कुछ डिसएडवांटेजेस। आप स्क्रीन में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम है।
लेकिन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो आप पढ़ सकते हैं। सो अब स्टार्ट करेंगे नया, जो हमने नई चीज़ें पढ़नी है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम थोड़ा सा हमने पढ़ा हुआ था। सो अब नया स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 1913 में हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि जो हर एक एलिमेंट है उससे अलग अलग फ्रिक्वेंसी की एक्सरेज निकलती हैं। सो उन्होंने उसी एक्सरेज की फ्रिक्वेंसी का विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ग्राफ बनाया। उन्होंने देखा कि ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब जिस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सरे की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब उन्होंने सेम ग्राफ एटॉमिक मास के उससे बनाया तो उन्होंने देखा कि ग्राफ उनका टेढ़ा मेढ़ा आया। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से। अभी तक हमने बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ा और वो कहीं कहीं पे आके वो फेल हो जा रहे थे। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप गेस कर सकते हो। वो लोग एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के चल रहे थे, लेकिन जो हेनरी मोजली के एक्सपेरिमेंट से साफ हो जाता है कि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है। और इसी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया गया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही कंक्लूजन भी निकला था हेनरी मोजली के एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने देखा था कि जब वो एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे थे कि ग्राफ की लाइन स्ट्रेट आ रही थी, मीन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सरे की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन सेम एटॉमिक मास के लिए नहीं हो रहा था। सो उन्हें क्या पता चला इससे कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। इसी से जन्म हुआ पीरियोडिक लॉ का। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ पीरियड बाद रिपीट होना, कुछ टाइम बाद, कुछ इंटरवल बाद रिपीट होना। जिस तरीके से मेंडलीव लॉ में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट तो हो रही थी, लेकिन जो आयोडीन के उसमें उन्हें ऊपर नीचे करना पड़ा उसे रिपीट करवाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। और इस लॉ के बेसिस पे आज जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी है उसको हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यही सबसे कन्वीनियंट और ईजी और वाइडली यूज्ड फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। अब इसके बाद बुक में सीरीज़ और पीरियड्स के बारे में गिवन है, लेकिन आई एम थिंकिंग दैट मैं पहले IUPAC के बारे में बता दूं, क्योंकि फिर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर की चीज़ों को एक साथ देखते रहेंगे। IUPAC, IUPAC नहीं है, IUPAC। कोई भी नया एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो उसका नेम रखा जाता है, या तो उसके साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है, या वो जिस जगह डिस्कवर हुआ उस जगह के नाम पे रखा जाता है, और भी कई तरीके से। जैसे हाइड्रोजन का किस तरीके से रखा गया था, ये शायद आगे आने वाले चैप्टर में है। हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रो और जेनस से रखा गया था। हाइड्रो मीन्स वाटर और जेनस मीन्स बनाने वाला, वाटर को बनाने वाला इज हाइड्रोजनस टू। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, पूरा डेटा कलेक्ट करने से पहले उस एलिमेंट के बारे में जो साइंटिस्ट है वो क्लेम करने लग जाते हैं कि मैंने डिस्कवर किया था। जिस तरीके से अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट के बीच में हुआ था, वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि ये जो 104 एलिमेंट है मैंने डिस्कवर किया। अमेरिकन्स ने क्या हो रहा है, अमेरिकन्स ने उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया था और सोवियत ने उसका नाम कुर्चातोवियम रख दिया था। इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए IUPAC ने ये रूल निकाला कि जब तक किसी एलिमेंट को पूरा प्रूफ नहीं हो जाए कि ये डिस्कवर हुआ है और इसने डिस्कवर किया है, तब तक उसका हम एक IUPAC नाम रखेंगे। कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसका आप नाम अपने हाथ से रख सकते हो, अपने नाम पे नहीं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं नॉमिक्लेचर्स मीन्स 0 फॉर नील, 1 फॉर उन, 2 फॉर बाई। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 107, हमें 107 का नाम रखना है, तो 1 फॉर उन, 0 फॉर नील एंड 7 फॉर सेप्ट। सो 1 फॉर उन नील सेप्टियम, उन्निल सेप्टियम। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का नाम रख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ 119, 999 और 189 का नाम रख के बताओ मुझे कमेंट पे। कुछ भी मत रख देना, जो नॉमिक्लेचर्स है इनके अकॉर्डिंग रखना। पता चला गोल्ड का नाम गोलू रख दिया। सो दिस वाज अबाउट IUPAC। सो अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इसे कहते क्या है, अभी भी बताया था मैंने, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जिस तरीके से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स थे, उस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में भी है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज 18। 7, 18। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे स्कूल में 7 पीरियड्स होते हैं, हमारे यहाँ तो 9 होते हैं। पीरियड इज इक्वल्स टू 7 एंड ग्रुप इज इक्वल्स टू 18। आप देख सकते हो पहला वाला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 2s1 आता है, मीन्स S1 आता है। S ब्लॉक के S, तभी से S ब्लॉक भी कहते हैं, ये तो बाद में था, सॉरी। जैसे लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 एंड फ्रैंकियम का 7s1। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन नहीं आता, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सेकंड ग्रुप में भी देख सकते हो सबके पास S2 है, मतलब 12 तक तो सबके पास S2 ही है, और फिर 13 में सबके पास P1 है, 14 में
पी 2 है। लेकिन जो 18th ग्रुप है उसमें हीलियम के पास तो S2 है, लेकिन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेंडॉन इनके पास P6 है। ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो, जो हीलियम के पास 1s2 है, 1s2 का मतलब ये स्टेबल हो गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया है और इन सब का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए इनको एक साथ रखा हुआ है। ये स्टेबल है और इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें आप देख सकते हो जो वो ग्रुप्स है, अभी जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको पहले 1 इस तरीके से नेम दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 1 2 3 इस वाले में ये रोमन कहते हैं, इनको शायद रोमन अल्फ़ाबेट्स में दिया जाता था, अब उन्हें नॉर्मल वाले अल्फ़ाबेट्स में दिया जाता है। ये बातें तो हो गई ग्रुप की। ग्रुप कैसे होता है? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है उनको रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं और ये 18 होते हैं इनका नंबर। ये सब तो जान लिया, पीरियड्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं और जो पीरियड नंबर होता है वो डिनोट करता है क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर क्या होता है? याद है तो कमेंट करके बताऊँ। क्वांटम नंबर 4 सेट ऑफ नंबर्स होता है जो मिला के एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते हैं हमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था और अभी मैं बात करनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो नंबर ऑफ सेल्स डिनोट करता है, जैसे कि जो हाइड्रोजन है उसमें कितने सेल्स होंगे? 1, और जो हीलियम है उसमें भी 1 ही होंगे, जो है हीलियम लिथियम में होंगे कितने? 2। इस तरीके से शेल्स को हम फिल कैसे करते हैं? उसको फिल करने का ऑर्डर होता है 2 8 8 18 18 32। मीन्स पहले वाले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, सेकंड में 8 8 इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है, पहले वाले में तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड शेल में डालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल 2। एक और एलिमेंट का देखते हैं, चलो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 मीन्स उसके फर्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड वाले शेल में हमने भरे 6 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स इज 2। सो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो पीरियड नंबर होता है वो इंडिकेट करता है शेल नंबर्स। हम आपको इसका प्रूफ देते हैं। जो फर्स्ट वाला जो पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम के पास कितने सेल? अभी हमने देखे थे 2 शेल्स। सो अब लास्ट वाले का देखते हैं, इंक्रीज करते हैं जिससे एटॉमिक नंबर। सो लास्ट वाले का 10th वाले में देखते हैं कितने। पहले वाले में 2 फिल हो गए, दूसरे वाले में 8 हो गए, सो 2 शेल इसमें भी हैं। उसी तरीके से जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सो जो सोडियम है उसमें कितने बनेंगे? 3, और जो आर्गन है उसमें कितने टोटल? 18। पहले वाले में 2 आ गए, सेकंड वाले में 8 आ गए, तो अभी बचे 8 और थर्ड वाले में भी आ जाएंगे, तो 8 ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि जो गोल्ड है वो 6th पीरियड का मेंबर है, सो उसमें कितने सेल्स होंगे? सिंपल 6 सेल्स। ऐसे ही सब में होगा, सारे एलिमेंट्स में। इसी तरीके से सारे पीरियड्स में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जो 7th पीरियड है उसकी कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अभी हमें मालूम नहीं है, सो उसमें भी ऐसे ही सेम होगा। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उसके भी ऐसे ही सेम होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू कैन सी, जो 6th पीरियड है, शायद आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा शायद। जो 6th पीरियड है उसके जो बाकी के एलिमेंट, जो 57th है, आप देख सकते हो पहला एलिमेंट है 55, फिर 56, 57, उसका 72 है। जो 57 के बाद के एलिमेंट्स है वो नीचे गिवन है, 58, 59 to 71। और सेम 7th पीरियड के साथ भी है, उसके जो 87, 88, 89, 89 के बाद 104 गिवन है। 89 के बाद के एलिमेंट्स नीचे गिवन है, 90 to 103। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड 6 से गायब है वो 14 है, और पीरियड 7 से गायब होने वाले एलिमेंट्स भी 14 है। एग्जाम में आ भी सकता है कि बताओ कितने एलिमेंट्स पीरियड 6 से फरार हो गए। ये जो 57th और 89th एलिमेंट है वो उस खाली जगह में ही होंगे, आप बुक में देख सकते हो, इसमें तो नहीं। हमें पता है शायद कि क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर 4 होते हैं, और ये चारों मिला के एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं कि कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिटल में, कैसे घूम रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले बता दो व्हाट इज शेल, पता है तो कमेंट करो। कर दिया। तो शेल इज डिफाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ द मेन एनर्जी लेवल। और शेल से छोटा क्या होता है? सबशेल। सबशेल को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, SPDF। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो शेल होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन का स्टेट बता देता है, और जो सबशेल होता है या ऑर्बिटल होता है, या ऑर्बिटल ही होता है, वो हमें बता देता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रैक्ट। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर को पैर करके सोता है या नीचे को। लेट्स लीव इट। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं, जो हमें करना पड़ता है पेपर में। सो मैंने इतना कुछ क्यों बताया? क्योंकि आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी हमने डिस्कस किया जो पीरियड नंबर होता है वो इंडिकेट करता है शेल नंबर। अगर उसके पीरियड का नंबर 4 है, इसका मीन्स उसके पास 4 शेल्स होंगे। अगर आपने बुक खोली है, जो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आपने खोली है तो आप देख सकते हो हमारी बुक में SPDF ब्लॉक से पहले कुछ छोटे से टॉपिक्स गिवन है, ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज वगैरह वगैरह। इनको मैं SPDF ब्लॉक में ही पढ़ा दूँ क्योंकि इन्हीं का पार्ट है, इसमें डीप में भी समझ आएगा। यहाँ पे थोड़ा
ऊपर से जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि जो एस ब्लॉक होते हैं उनका मतलब है उनका जो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो एस वाले ऑर्बिटल में ही जाएगा, या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा। अगर इसको साइंटिफिक भाषा में बोले तो जो इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 या NS2 के फॉर्म में होगा। एंड यहाँ पे इंटीजर को डिनोट कर इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर को डिनोट करता है 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आप देख सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन कहाँ गया? आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इसमें से हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 MECS ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। इसके बाद में सेकेंड बुक में एक चैप्टर है पूरा हाइड्रोजन करके इसको डिवोटेड। सो उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एस ब्लॉक के साथ भी मैच खाती है और पी ब्लॉक के साथ भी मैच खाती है, इसलिए एक स्पेशल केस है। इसको हमने किसी ब्लॉक में नहीं रखा है, इसको अलग से रखा हुआ है। और हीलियम के बारे में भी आपने देखा होगा कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 होता है। उस अकॉर्डिंग इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आना चाहिए, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी की पूरी पी ब्लॉक के जो लास्ट वाला 18th ग्रुप है, जिसे मैंने आपको बताया था शायद नोबल गैस है, मीन्स इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, ये इनके साथ रखा जाता है हीलियम को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ मैच खाती हैं। ये एक्सेप्शन आपको पी ब्लॉक में भी सुनने को मिलेगा कि हीलियम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अभी हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। आपको इतना तो पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने यूट्यूब पर सर्च भी किया होगा इनकी वीडियोज़ के बारे में कि अगर हम सोडियम को पानी में मिलाए तो क्या होगा, ऐसे आपने वीडियोज़ देखी होंगी शायद। सो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है क्योंकि इनमें आग ना लग जाए करके। सो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैंने बताया ना पीरियोडिक टेबल में हम एक साथ उनको इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं। सो आप अगर आपको 1-2 की प्रॉपर्टी मालूम है तो आप दूसरों की गेस कर सकते हो। जब मैंने वर्ड कहा हाईली रिएक्टिव तो आपके दिमाग में क्या आया? हाईली रिएक्टिव का मतलब होता है कि वो रिएक्ट करने को बिल्कुल तैयार है। अब इंसान रिएक्ट करने को कब तैयार होता है? अगर नोबल गैसेस की बात करें तो उनके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका फिल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम कोई ऐसे एलिमेंट की बात करें जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना फुल फिल होने के लिए, सो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल जाए तो फिर वो स्टेबल हो जाए उसके बल्ले बल्ले। लेकिन अगर एक ऐसे एलिमेंट की बात करें जो पूरा स्टेबल है लेकिन उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है जो उसको अनस्टेबल कर दे रहा है, सो फटाफट से जाएगा कि इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालो। सो वो भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। सो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन नहीं है। अब आप इन सबको देखो, इनके सबके लास्ट में या तो NS1 होगा या NS2। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर। S1 और S2 सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं S वाले ऑर्बिटल में। सो इसके पास जो S से पहले वाले जो इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे स्टेबल है। इसके पास या तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है या 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और उसके साथ ये उसको फुल करने में तो नहीं लग रहेगा, उसको फटाफट से निकालने में रहेगा, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको मालूम है? नहीं है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब मैंने आपको बताया था कि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए नहीं कि ये स्टेबल हो जाए, ये नोबल गैसेस बन जाए। इन्हें चाहिए क्या? इन्हें इलेक्ट्रॉन अपना देना है, और हम अगर इनसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये दे ही देंगे ना उसे, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लो होती है। मैंने आपको कहा था ना कि रेडी रहते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से कोई निकाल ले तो ये इनके बल्ले बल्ले हो जाए, नोबल गैस बन जाए। सो ये रेडी रहते हैं हमेशा +1 या +2 आयन में फॉर्म होने में। वैसे आयन्स कैसे बनते हैं? आयन 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। जब कोई हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो हमारे अंदर खुशी, मतलब अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हमारे अंदर खुशी आती है। सो उसमें प्लस आयन आता है, और अगर हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं तो उसका हम पे एहसान रह जाता है, तो हमारे नेगेटिव आ जाता है ना, नेगेटिविटी। सो वहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाता है। सो इनको अगर ये किसी को 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके अंदर या तो +1 या +2 चार्ज आ जाता है। और जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे को जाते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है। जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स। अल्कलाइन मेटल्स का मीन्स आपको बता देते हो लेकिन बुक में नहीं है। अल्कलाइन मेटल्स का मीन्स ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइन नेचर के सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और जो सेकंड ग्रुप है उन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि ये आयोनाइजेशन मीन्स ये 1+ या +2 आयन बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो जो +2 आयन बनाते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं, और जो +1 बनाते हैं वो अल्कलाइन मेटल्स बनाते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रैंकियम बनाते हैं +1, एंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड रेडियम
ये बनाते हैं +2। इनको याद करने के ट्रिक्स भी है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए है। ये एलिमेंट्स के नेम याद करने की ट्रिक्स भी है, जैसे हलीना करे रब से फरियाद, इसमें हाइड्रोजन का भी इंक्लूड किया है, लेकिन आप इसे भी याद रख सकते हो, लीना करे रब से फरियाद। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वैसे अगर आप रिपीट करोगे तो भी याद हो जाएंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंकियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्क्रॉन्टियम बेरियम एंड रैंडियम। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। क्यों आप पहले ये याद रखो कि जब हम लेफ्ट से राइट मीन्स लिथियम से हीलियम की तरफ को जाते हैं, सो जो हमारा पीरियोडिक साइज है वो डिक्रीज करता है। लिथियम में बड़ा, उसके बाद छोटा होते 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 नीचे को जाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे को जाते हैं तो पीरियोडिक साइज इंक्रीज करता है, मीन्स लिथियम में बड़ा होगा और फ्रैंकियम में उससे भी बड़ा होगा। सो ऐसे याद रखो, इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, शायद लगभग आधे तो बन ही जाएंगे ऐसे। जब हम नीचे को जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, अगर लिथियम से उधर को जाते हैं तो मीन्स लेफ्ट टू राइट कहते हैं इसको, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो लिथियम से उधर को जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। एक क्वेश्चन आता है कि वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप से नीचे को जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों करती है। मैंने बोला था, जो मैंने भी आपको बताया कि कहाँ को बड़ा होता है कहाँ को छोटा होता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आधे क्वेश्चन तभी बन जाएंगे, उसी से रिलेटेड है। अगर आपको समझ आया तो जल्दी कमेंट करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब हम नीचे को जा रहे हैं इसका मीन साइज इंक्रीज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ी है इसका मीन उसका अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो रहा है। अगर जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम खींचना चाहे तो कम एनर्जी लगेगी, लेकिन जो बहुत पास है न्यूक्लियस के उसको खींचना चाहे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और जो ग्रुप जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। क्यों, मैंने बताया था, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहते। जो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आयोनिक होते हैं, प्रीडोमिनेटली आयोनिक मीन्स बहुत ज़्यादा आयोनिक नेचर के होते हैं। लेकिन लिथियम और बेरिलियम बहुत कम आयोनिक नेचर के होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं मैक्सिममली। जो लिथियम और बेरिलियम होते हैं इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। मैंने क्या बताया था कि ऊपर से नीचे को साइज़, जैसे ऊपर सबसे कम होता है और नीचे को बढ़ते जाता है साइज़, सो इनका साइज़ बहुत कम होता है। इनकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसकी वजह से जो उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो इनकी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो अभी तक हमने जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आटोमोस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 और NS2 के फॉर्म में होता है। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो +1 आयन फॉर्म करते हैं, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो +2 फॉर्म करते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होती है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज भी करती है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ ट्रेंड कि जो लेफ्ट टू राइट मीन्स लिथियम टू अगर हम हीलियम की तरफ को जाए तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है और नीचे को साइज इंक्रीज करता है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन जो लिथियम और बेरिलियम है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एस ब्लॉक के, और इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताई थी, हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंकियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम एंड रेडियम, दीज आर ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नाउ इट्स टर्न फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से समझ आया तो आपको पता होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट क्वालिटी क्या होगी, कि उनका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो इन वालों को कहते हैं जो इधर साइड वाले। पहले हमने इस साइड वालों के बारे में पढ़ा, अब हम उस साइड वालों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 तक जाता है, क्योंकि पी वाले में हम कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप बुक में देख सकते हो वहाँ पे लिखा होगा NS2 NP1, सो NP1 से पहले NS2 ही तो आएगा ना। सो आप इसे हाँ ऐसा लिखोगे तो और अच्छा लगेगा कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP1 to NS2 NP6 तक होता है। लेकिन हमें समझना है, हमें सिर्फ लिखने में ध्यान नहीं देना, अगर हमें समझ आ गया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हर पीरियड के एंड पे नोबल गैसेस फॉर्म होती है। नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। सो जो नोबल गैसेस होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP6 के फॉर्म में होता है, मीन्स 1 2 3 इनमें आते रहेगा नंबर, लेकिन NP6 के फॉर्म में होगा। और जो एक एक्सेप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेप्शन के लिए आप रेडी रहना, जो हीलियम होता है वो एक्सेप्शन होता है, उसका वो होना तो कायदे से एस ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी जो पी ब्लॉक के 18th ग्रुप के साथ मैच करती है, इसलिए उसे वहाँ पे रखा गया है।
ग्रुप 13 से 18 के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आपको याद ना है कि कितने से कितने के एलिमेंट्स को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे टोटल नंबर ऑफ जैसे NP1 से NP6 तक हैं वो एलिमेंट्स, और NP6 कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं? 18th ग्रुप वाले। सो आप माइनस करके देख सकते हो 18th वाले NP6, उससे पहले वाले NP5, ऐसे करके आप 13 तक पहुँच ही जाओगे, आपको याद आ जाएगा। अगर आपको समझ आया कि मैंने क्या बोला तो आप बता सकते हैं मुझे। वैसे उतना जरूरी भी नहीं था, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। ग्रुप 18 के बारे में तो आपको बहुत पता चल गया होगा कि ग्रुप 18 क्या होता है। नोबल गैसेज होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इससे पीछे आते हैं, हम बात करते हैं 17th ग्रुप के बारे में और 16th ग्रुप के बारे में। जो 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं हैलोजेंस, और जो 16th ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कैल्कोजेंस। हैलोजेंस एंड कैल्कोजेंस। हैलोजन और कैल्कोजेंस जो होता है ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई मेटल या कोई एलिमेंट हाईली रिएक्टिव कब होता है? जब उसके पास या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन हो कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके, या उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन कम हो, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, तब उसको जल्दी से अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने की होती है। सो आप देख सकते हो ये 18 ग्रुप के जस्ट बिफोर वाले एलिमेंट्स है, मीन्स इसमें नोबल गैस से 1 या 2 एलिमेंट्स कम होंगे। सो ये हाईली रिएक्टिव होता है, इन्हें चाहिए होता है कि कहीं से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम स्टेबल हो जाएँ। एक और टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब एनर्जी रिलीज होती है, हमें देनी पड़ती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम में। मीन्स मैं समझाती हूँ, जैसे अगर कोई एटम है उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हमने वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है पूरा फील्ड है, हम उसे ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो जो हम एनर्जी देंगे उसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने को, वो फुली फिल्ड है, वो एक नोबल गैस है और हम उसमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डलवा रहे हैं तो हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और जब वो उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी वो रिलीज करेगा। सो जो ये 17th और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो बहुत हाई होती है। सॉरी, पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल्स नहीं है, पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है वो इंडिकेट करता है नॉन मेटल्स को, जो रेड एरिया है वो इंडिकेट करता है मेटलॉइड्स को, और जो पिंक एरिया है वो नोबल गैसेस को इंडिकेट करता है, लेकिन वो भी नॉन मेटल्स के अंदर ही आते हैं, और जो ब्लू एरिया है वो इंडिकेट करता है मेटल्स को। जो अभी हमने बात करी नॉन मेटल्स की इतनी सारी, वो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ लेट्स लुक फॉर सम ट्रेंड्स, नॉट अबाउट द लेटेस्ट क्लोथिंग ट्रेंड्स और इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, लेट्स लुक फॉर ट्रेंड्स ऑन पी ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आप इनसे समझते क्या? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी कितनी टेंडेंसी है। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उतना ज़्यादा वो मेटेलिक होता है, और सेम फॉर नॉन मेटेलिक, जितना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होता है उतना ज़्यादा वो नॉन मेटेलिक होता है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस कन्फिगरेशन के बहुत पास पहुँच जाते हैं। अगर कोई 17th ग्रुप के एलिमेंट से बोलेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सो नहीं देगा, उसकी जो लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है और गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट मीन्स लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। बट ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ भी इंक्रीज होता है एटम का। जैसे साइज़ इंक्रीज हुआ मीन्स सेल्स बढ़े और उसका साइज़ उसके न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, और जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो कम होते गया। सो वो लूजली बॉन्ड हो जाएगा और वो ईजिली डोनेट हो जाएगा। और मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के डोनेशन पे। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा वो मेटेलिक कैरेक्टर में आएगा। सो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि 18th ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। 17th ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। और 16th ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैल्कोजेंस। और जो 15th ग्रुप है उसको हम नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, 14th ग्रुप को हम कार्बन ग्रुप कहते हैं, और 13th ग्रुप को हम बोरोन ग्रुप कहते हैं। नाउ लेट्स सम अप पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं? जिनका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP1 टू NS2 NP6 तक होता है। इसमें आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। इट मीन्स ये फुली फिल्ड है, ये स्टेबल है। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस। और जो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स है कैल्कोजेंस, ये मिला के बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ये जो 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी, और किसी भी 1-2 इलेक्ट्रॉन ने मिल जाए जिससे वजह से स्टेबल हो जाते हैं। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, 14th ग्रुप के एलिमेंट को हम कार्बन ग्रुप कहते हैं, और 13th ग्रुप के एलिमेंट को हम बोरोन ग्रुप कहते हैं। जो इसका एक ट्रेंड होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है इसके बारे में पढ़ा था, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं।
नाउ लेट्स मूव टू डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने इधर साइड और उधर साइड वाले एलिमेंट्स पढ़ लिए, अब हम बीच के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डी ऑर्बिटल को भी हम पी और एस ब्लॉक ऑर्बिटल की तरह डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम पी और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक में जाता है या डी ऑर्बिटल में जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो देखो जो पहला वाला है स्कैंडियम 3d1 4s2 लिखा हुआ है। सो पहले लास्ट में तो 4s2 है, तो इसको तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हो 3d में ही जाता है। कैसे? हमारा अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग n+l रूल आपको मालूम होगा कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे बाद में जाता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी ऐसे ऐसे करके जाता है। सो आप देख सकते हो 4s2 की एनर्जी कम है 3d1 के मुकाबले। सो इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 को फिल करेगा, देन 3d1 में जाएगा। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो 3d में ही गया है, लेकिन जो शेल्स के अकॉर्डिंग है वो 4s लास्ट वाला सेल है। सो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में नहीं जाएगा, वो हायर एनर्जी के अकॉर्डिंग जाएगा। देयर इज अ कंफ्यूजिंग थिंग इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देख सकते हो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। फर्स्ट में 3d1 4s2, सेकंड में 3d2 4s2। सो आप देख सकते हो इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो एस के फॉर्म में। सो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, हम जो ये कह रहे हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि इनका जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए है क्योंकि इनका जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाते हैं। सेम उसी तरीके से जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 4s2 का आगे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो लास्ट वाला शेल है ना, उसके आगे वाला शेल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल्म किस तरीके से करते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है उसको हम बाद में फिल करते हैं। और 4s1 4s2 और 3d1 में से ज़्यादा एनर्जी 3d1 की है, तो उसको हम पहले फिल नहीं करेंगे, पहले हम 4s2 को फिल करेंगे, देन 3d1। सो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो गया इनडायरेक्टली डी ब्लॉक में ही गया, डी ऑर्बिटल में ही गया, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय फिलिंग इनर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल मीन्स पहला जो आउटर, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसे आउटर कहेंगे और उसके बाद वाला इनर। सो इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन एंड आर देयरफॉर रिफर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म है वो है n-1 d1 to 10 n s0 to 2। जैसे आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट वाला ही देखेंगे हम, 3d6 एंड 4s2। सो इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो गया तो 3d ऑर्बिटल में ही, लेकिन जो शेल्स के अकॉर्डिंग हमने इसे लिखा हुआ है, पहले 3d फिर 4s। सेल तो वैसे ही आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले में सबसे आखिरी में जाता है। सो यहाँ पे जो इसका फॉर्म लिखा हुआ है n-1 1 to 10। n-1 मीन्स जो s के पहले वाला नंबर है उससे एक कम मीन्स 3, और s के पहले वाला क्या है 4। सो 3d6 4s2। अगर समझ आया तो कमेंट बताओ। आप सिंपली इतना याद रख सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर डी ऑर्बिटल में जाता है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। जितने भी आप मेटल्स के नाम जानते हो जैसे कि आयरन, गोल्ड और सिल्वर, ये सारे डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं और ये सारे मेटल्स होते हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। सो जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, इट मीन्स इट्स ट्रांजिशन। आप देख सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स को कहा जाता है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत कम एक्टिव मेटल्स होते हैं। सो आप देख सकते हो चेंज है, कम एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव से कम एक्टिव की तरफ, दैट इज़ वाई इट्स ट्रांजिशन। और बीच के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये होता है, ये जो कलर्ड आयंस को फॉर्म करते हैं। आयंस तो फॉर्म करेंगे क्योंकि मेटल्स है, लेकिन वो आयंस भी कलर्ड होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, दे आर नोन एज कैटलिस्ट। सो दीज एलिमेंट्स वर्क एज कैटलिस्ट। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा फेरिक आयन एंड फेरस आयन। फेरस आयन एंड फेरिक आयन मतलब उनकी +2 और +3 वैलेंसी है। एक ने +2 डोनेट करे और दूसरे वाले ने +3 डोनेट करे। सो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग वैलेंसी को भी शो करते हैं। लेट्स सम अप डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनका इनर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है, और इसका जनरल फॉर्म है n-1 d1 to 10 n s0 to 2। ये होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप के एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और इनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड फॉर्म होते हैं मोस्टली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइन को हम ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जैसे पहली वाली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट वाली लाइन को हम कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। आप समझ गए होंगे 3D क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, उस तरीके से 4D, 5D एंड 6D। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन मीन्स मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली जो सीरीज़ है, दो ग्रुप्स 57 और 89 के आगे की है, मीन्स ये उधर पे फिट हुई तो यहाँ पे नीचे रखी हुई है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन आप समझिए, क्योंकि इसके अंदर के बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसे हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेंथियम से स्टार्ट होती है। और जो सेकंड वाली सीरीज़ है उसे हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि वो एक्टियम से स्टार्ट होती है। सेम एस, पी और डी ब्लॉक की तरह इसका भी सेम होता है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो एफ ब्लॉक में जाता है। लेकिन डी ब्लॉक की तरह इसमें भी जो एफ ब्लॉक है वो लास्ट वाला नहीं है, इसलिए वो थर्ड पे है, मीन्स जो लास्ट है सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट पे है। इसलिए इसका जनरल टर्म कुछ इस तरीके से है, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये भी सारे मेटल्स हैं। जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। और जो यूरेनियम, जो यहाँ पे यूरेनियम गिवन है, इसके बाद के एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स की फर्स्ट और सेकंड लाइन है इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, और फर्स्ट वाली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और सेकंड वाली सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। So this was all about S, P, D, F block. So now let's discuss about metals, non-metal, metalloids. जो metals हैं वो पूरे 78% है जितने भी अभी तक नोन एलिमेंट्स हैं उनमें से, और सारे मैक्सिमम मेटल्स जो हमारे वो लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है। मैंने आपको बताया था एक ट्रेंड की लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक नहीं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है। जो मेटल्स होता है वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी उसका एक एक्सेप्शन है, वो लिक्विड होता है। और गैलियम एंड सीजियम होता है, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेयर एज मेटल्स का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो हम मेटल्स हैं उनको वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। मेटल्स से को हम फ्लैटन कर सकते हैं, वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मीन्स उन्हें वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, मीन्स लंबे लंबे वायर्स बनाए जा सकते हैं। और मेलेबल मीन्स उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं आपको मालूम ही होगा कि ये सॉलिड या गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इन्हें हम ये ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलेबल होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मैंने आपको एक ट्रेंड के बारे में बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाता है तो हमारा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जब हम पी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे मैंने कलर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल्स है, कौन मेटेलॉइड्स है। तो जो आप वो लाइन देख रहे थे क्रॉस, वो मेटेलॉइड्स को कहा जाता है सेमी मेटल्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। मैंने आपको कुछ ट्रेंड्स के बारे में तो बता रखा है, लेकिन कुछ बाकी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो अगर कोई दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। सेम फॉर मेटेलिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन मेटेलिक कोर एंड मेटेलिक क्रिस्टल, मीन्स आप इस डिस्टेंस को मेटेलिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस इन दोनों को डिनोट करता है, मीन्स ये दोनों है तो एटम के रेडियस की डिस्टेंस ना। सो अगर नॉन मेटल है तो इट्स कोवेलेंट रेडियस, एंड अगर मेटल है तो इट्स मेटेलिक रेडियस। इट्स वॉज नॉट डिफिकल्ट। एज एटम इज़ वेरी स्मॉल, सो रेडियस मेजर करने के लिए हम एक्सरे मेथड या कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मीन्स लाइट की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों? जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, एक एक प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। और इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जाते हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जिस वजह से एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एक एक शेल ऐड होता है, और शेल ऐड होने की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने में एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करना ईजी है, लेकिन जो अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल ऐड हो रहे हैं, सो उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटायन एंड एनायन। कैटायन हम किसे कहते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। और जिस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और नीचे आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, सेम उसी तरीके से आयोनिक रेडियस भी करता है। आयोनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है और नीचे आने में इंक्रीज करता है। जो कैटायन होता है वो क्या होता है? उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया होता है, और जो एनायन होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया होता है। सो जो
कैटायन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, सो उसका साइज़ अपने जो नॉर्मल जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था उससे छोटा होगा या बड़ा, उसने एक लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और चार्ज उतना ही है तो उसको छोटा कर लेगा। सो जो कैटायन का साइज़ होता है अपने पहले वाले इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, वेयरएस एनायन जो होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उनको अट्रैक्ट करने के लिए उतना ही है। सो न्यूक्लियस उन्हें उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एनायन का साइज़ बड़ा हो जाता है अपने नॉर्मल एटम के साइज से। नाउ इट्स टर्न फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं? दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उन्हें कहते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आइसोटोप्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है, उसने 2 एलिमेंट एक्सेप्ट कर लिए, सो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नियॉन के बराबर हो जाएंगे। सो इस तरीके से फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो ऑक्सीजन और O2 नेगेटिव और F नेगेटिव के भी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सो वो स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन O2 नेगेटिव F नेगेटिव इन सबसे मैच खाएंगे, मीन्स उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं होगा कि उनका साइज सेम हो, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम है। सो अगर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर को तो अट्रैक्ट वो अपने पुराने वाले न्यूक्लियर चार्ज से ही करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए तो वो जो साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और कम आ गए तो वो साइज डिक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितनी एनर्जी लगेगी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। इट्स द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम कहाँ पे होगी? जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है उसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो सबसे कम होगी, उसके बाद इंक्रीज होते जाएगा। और किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एनर्जी देने मीन्स इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सेम लॉजिक, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ज़्यादा सेल हो गए, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करके रख पा रहे, तो उसे निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर जो हमारा वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है इन कंपेयर टू उसके इनर वैलेंस सेल से, सो जो इनर वैलेंस शेल है वो प्रोटेक्ट करता है वैलेंस शेल को विथ फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, और जो वैलेंस शेल है वो ईजिली आउट हो जाता है। सो इसे हम कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट वन टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, और एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो जाती है हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मोर नेगेटिव का मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमें देनी नहीं पड़ती है, बिकॉज क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। और जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जब एक कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म है, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म है, तो हम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की कितनी क्षमता है। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट डिपेंड ऑन पीरियोडिक टेबल। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। सेम लॉजिक, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा, तो उसे जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें अट्रैक्ट करने में ईजी होगी, और नीचे जाने में शेल्स इंक्रीज करेंगे, साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर से डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, सो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मुश्किल होगी। यू कैन सी दिस चार्ट। यहाँ पे हमें सारे ट्रेंड्स को एक साथ गिवन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डाउन द ग्रुप जाने में इंक्रीज करता है। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो अप द ग्रुप जाने में इंक्रीज करती है, मीन्स डाउन द ग्रुप आने में डिक्रीज करती है। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी डाउन द ग्रुप आने में डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है।
लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, और नेगेटिविटी 4 है, मीन्स ये एक क्राइटेरिया है कि 4 है, सो अब इनसे सबको मेजर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे कोई मेजर करने का ऐसा कोई परफेक्ट तरीका नहीं है ना। सो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसको हम 4 नंबर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम सबको नंबर देते जाएंगे। Now let's talk about oxidation state. Oxidation state is generally the charge contained by atom, the number of electron lost or gained. The number of oxidation state is either number of valence electrons or 8 minus number of valence electron. जो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है, उसका वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और जो बाकी के बच्चे होते हैं उसमें या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वेयरस उनके बाकी के ग्रुप मेंबर्स वो आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। सो सेम लिथियम और बेरिलियम की तरह ही पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाई दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट रीजन इज स्मॉलर इन साइज than other group members. Second is their charge to mass ratio is very high. और थर्ड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू देयर अदर ग्रुप मेंबर्स, और इनके पास सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं शेयर और वैलेंस बॉन्डिंग के लिए, वेयरस इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स के पास बाकी ऑर्बिटल्स भी होते हैं 3s, 3p, 3d। दैट इज वाई दे शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर अदर ग्रुप मेंबर्स। एंड्स पे एक्सेप्ट नोबल गैस को हटा के अगर दोनों साइड के एंड्स देखा जाए तो दोनों साइड पे बहुत रिएक्टिव, उधर साइड जो लेफ्ट राइट साइड है उधर साइड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स रहते हैं और इधर साइड मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं, और बीच में आते आते ये कम होते जाती है इनकी रिएक्टिविटी। कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है इसको हम ऑक्सीजन से कंबाइन करके भी देख सकते हैं। जो पीरियड्स के 2 एंड होते हैं, नोबल गैस को हटा दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे NaCl। जो सबसे कोने वाले लेफ्ट है उधर की बनी हुई ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की होती है, और जो राइट साइड पे बनी हुई ऑक्साइड होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और जो बीच की ऑक्साइड्स होती है वो न्यूट्रल होती है नेचर में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कुछ समझ नहीं आया उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर समझ आई गया तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना।